हेलो। हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है और मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। और आप सभी जानते हो कि भारत पे जो तराइन की फर्स्ट और सेकंड वॉर है, जो हम 1191 तराइन का फर्स्ट वॉर और तराइन का सेकंड वॉर 1192 को जानते हैं, और जिसका जो मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के फर्स्ट और सेकंड वॉर हुए थे, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। और वो ही जो तराइन का फर्स्ट हार जाता है और तराइन का 1192 का सेकंड जो युद्ध है वो जीतने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जो है वो आपका महमूद गजनी, जिसके बारे में हमने इससे पहले दो लेक्चर में बात की थी, उसका पथगामी कह सकते हैं। कि महमूद गजनी जब भारत आया था तो वो तो केवल धन लूट के चला गया था, लेकिन मोहम्मद गोरी जो है उसने बाद में जाके आपका दिल्ली सल्तनत जो है उसका साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास जो है वो वहां पे किया था। सॉरी। तो वहां पे जो है उसने वहां पे जाके इसका साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास है वो किया था। अब आप देखिए कि गौर जो आक्रमण है वो गयासुद्दीन मोहम्मद गोरी करता है, और उसमें पृथ्वीराज की हार होती है सेकंड में। और भारत में एक तरह से उसकी हार के बाद से ये जो आपका दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश कह लीजिए, इसको मामलुक वंश कह लीजिए, इसकी स्थापना वहां से चालू होती है, जो कि बाद में जाके इसका दास है गोरी का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक वहां पर स्थापित करता है। मोहम्मद गोरी जो है या गयासुद्दीन गोरी मोहम्मद गोरी है उसको जाने, इससे पहले हमारे लिए ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि गोर या गोरी शब्द का अर्थ क्या है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, गोर कौन है कि गोर शब्द का अर्थ होता है पहाड़। ये जो आपका पहाड़ है ये क्या है, गोर। क्योंकि पश्तो और संस्कृत दोनों हिंदी और ईरानी भाषा की भाषा परिवार की बहनें हैं या जुड़वा कह लीजिए इसको, इसलिए इससे मिलता जुलता संस्कृत का सजातीय शब्द है गिरी। और गिरी का मतलब भी क्या होता है, आपका पहाड़ होता है। अवस्थाई भाषा जो कि एक प्राचीन ईरानी भाषा थी, में भी इस शब्द जो मिलता है उसका मतलब क्या है, आपका गेरी है। और सगदाई भाषा में भी गोर या गुर शब्द है जो बेक्रियाई भाषा गवारों से बना हुआ है। ध्यान में रहे कि मोहम्मद गोरी का नाम गोर क्षेत्र पे पड़ा था, न कि उस क्षेत्र का नाम किसी व्यक्ति के। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए कि गोर जो था वो तो पहले से क्या था, आपका क्षेत्र था, और मोहम्मद गोरी का जो नाम है वो इसी क्षेत्र पे पड़ा था। लेकिन इस क्षेत्र का जो नाम है नाम जो है वो मोहम्मद गोरी के कारण नहीं पड़ा था, ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों कि कैसे गैर मुस्लिम जो है प्रदेश मुस्लिम साम्राज्य गोरी वंश का बढ़ते का, कैसे जो गैर मुस्लिम आपका था, यहाँ पे ऐसा नहीं था कि गौर में आपका मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी ये कैसे मुस्लिम राज्य बनता है आपका, कैसे गोरी वंश जो है उसका साम्राज्य बढ़ता है। गोरी राजवंश, गोरी सिलसिला, फारसी अंग्रेजी, जो कि अपने आप में क्या है, सनसबानी यानी गोर वंश का प्रधान वंश, इस राजवंश को बुलाया जाता है। जैसे गजनी जो था दोस्तों, उसमें कौन सा वंश था, यामिनी वंश था। इसी प्रकार से यहाँ पे गोर में क्या है, आपका सनसबानी वंश जो है वो है। ये जो मध्यकाल का राजवंश था और गजनी और सजलूक साम्राज्य के मध्य पर्वतीय भाग में स्थित एक भाग था। ये क्या था कि ये गजनी था और इसके बीच में ये ऐसे था, और ये आपका सजलूक था। हाँ, सजलूक, इसके बीच का ये भाग था और पर्वतीय भाग था। इसमें मुख्य रूप से बात करें तो ईरान वाला भाग आता है, अफगानिस्तान वाला आपका भाग आता है, पश्चिमोत्तर भारत दिल्ली तक का भाग जो है वो इसमें गौर साम्राज्य के अंदर आता है। ये खुरासान और आधुनिक पश्चिमी चीन और सिनजियांग जो क्षेत्र है उसके कई भागों में भी आपका फैला हुआ था। दोस्तों, गोरियों की बात करें तो गोरियों का जो साम्राज्य है वो आपका अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक का माना गया था। अब देखिए इसमें आगे कि गोरियों का सत्ता में आना कोई असामान्य घटना आपकी नहीं है।
थी, बल्कि एक क्षेत्र आपका क्या था, दुर्गम और अलग थलग था, क्योंकि इसमें क्या थी, ज्यादातर आपकी पहाड़ियां थी। इसके चारों ओर क्या था दोस्तों, ये जैसे गोर है, इसके ये गोर है, इसके चारों ओर क्या थी आपकी, चारों ओर मुस्लिम थे, मुस्लिमों के छोटे छोटे साम्राज्य थे। लेकिन ये गैर मुस्लिम जो प्रदेश था, ये कौन था, गैर गोर था। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि कई बार अपने को ये दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं आपका जो महमूद गजनी आया तो वो भी इस्लाम को मानने वाला था, तो इसलिए कहीं ना कहीं मुस्लिम है। और वास्तव में वो तो राज्य मुस्लिम था, लेकिन ये जो गोर राज्य है ये मुस्लिम राज्य नहीं था, ये गैर मुस्लिम राज्य था। लेकिन इसके चारों ओर क्या थे, चारों साइड में इसके मुस्लिम राज्य थे, और बाद में जैसे कहीं ना कहीं बाद में इसका प्रभाव जो है वो इस पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि गोर के निवासी जो इस्लाम धर्म में धीरे धीरे क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, और महमूद ने भी इस्लाम धर्म की दीक्षा देने हेतु, इस्लाम धर्म की दीक्षा हेतु मुस्लिम उपदेशक नियुक्त कर दिए। और इस प्रकार जो गैर मुस्लिम है प्रदेश था गोर, उसका क्या हो गया, इस्लामीकरण हो गया। कि वहां पे जो भी गैर जो थे इस्लामी, उन्होंने बाहर के प्रभाव के कारण इस्लाम को अपना लिया, और धीरे धीरे क्या हो गया, वो आपका इस्लामीकरण हो जाता है उसका। अब दोस्तों देखिए, फिर आती है 12वीं सदी, अर्थात 1100 से 1101 से चालू होती है ये। यहाँ पे बौद्ध धर्म, जिसमें से हमने देखा बौद्ध धर्म के दो भाग, हीनयान और महायान। हीनयान का प्रभाव यहाँ पे बना रहा था, और संस्मानियों ने, जो उस समय गौर में छोटे छोटे सरदारों में से एक थे, उस क्षेत्र में इस्लाम को सुदृढ़ प्रदान करने का काम कर रहे थे, और निष्ठुर नीति के तहत इस क्षेत्र में आपकी क्या कर ली, सर्वोच्च स्थिति जो है वो प्राप्त कर ली। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस्लाम था, यहाँ पे बौद्ध धर्म भी था, और लेकिन बौद्ध धर्म से कन्वर्ट किस में हो रहे थे, वो आपके इस्लाम में हो रहे थे। ये जो राजवंश है गजनी राजवंश के पतन के बाद उठा, और ये राजवंश अफगानिस्तान पर गोर प्रांत में केंद्रित था। इतिहासकारों का दोस्तों मानना है कि ये इसका राज परिवार जो था वो ताजिक मूल का था। ये जो थे वो किसके थे, ताजिक मूल के थे। और 12वीं सदी के मध्य तक वो इतने शक्तिशाली हो गए कि हिरात के हाकिम द्वारा सजलूक शासक संजर के विरुद्ध विद्रोह करने पर वह हिरात में हस्तक्षेप करने लगे। धीरे धीरे क्या होती है कि उनकी शक्ति जो है वो बढ़ने लगती है। अब दोस्तों आती है बात कि गोरी जो साम्राज्य है उसकी राजधानी क्या है, क्योंकि हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही इसमें देखा था कि गोरी जो साम्राज्य वो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक है, और बाद में आप देखेंगे कि दिल्ली में जो मामलुक वंश है, दिल्ली में जो आपका दिल्ली सल्तनत का जो काल है, उसमें उनकी राजधानी दिल्ली होती है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि आखिर ये जो राजवंश था गोरी राजवंश, इसकी राजधानी क्या थी। दोस्तों इसकी 4 राजधानियां मुख्य रूप से मानी गई। उसमें तो क्या था, गजनी था, गजनी में तो, लेकिन इसमें 4 राजधानी। पहला राजधानी गोर प्रांत का, जो कि फिरोज कोह शहर को माना जाता है। इसके बाद फिरोज कोह शहर के बाद इसकी राजधानी हेरात बन जाती है। इसके अलावा इसकी राजधानी एक गजनी भी थी, और लाहौर को भी राजधानियों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। गजनी व लाहौर का प्रयोग विशेषकर राजधानी जो थी उसका सर्दियों में किया जाता था। अब गजनी और लाहौर जो है उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता था, सर्दियों में किया जाता था। तो इसकी मुख्य जो राजधानी थी दोस्तों वो तो थी फिरोज को, और बाद में हेरात को बना दिया, लेकिन लाहौर भी थी और गजनी भी थी। तो इन दोनों का इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में किया जाता था। तो ऐसा कौन सा शासन जिसके अंदर आपकी 4 राजधानियां थी, 4 कैपिटल थी, तो वो आपका आएगा गोर साम्राज्य या गोरी का, मोहम्मद गोरी का साम्राज्य। दोस्तों दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार जो है वो इसी वंश के कुतुब उल दीन ऐबक का बनवाया हुआ है, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो किसका है, इसी वंश का संस्थापक जो है वो माना, इसी वंश का जो है एक सदस्य था। पहला आता है दोस्तों हुसैन शाह का आक्रमण। संस्बानियों यानी गोरियों की बढ़ती शक्ति से गजनवी जो थे उस समय, उनका प्रभाव क्या हो जाता है, उनको खतरा होने लगता है, और उनको खतरा वहां पे होने लगता है। और वो क्या करते हैं कि बहराम शाह गजनी शासक ने गोर शासक अलाउद्दीन हुसैन के भाई को पकड़ लिया।
और जहर देकर मार दिया। प्रतिशोध में अलाउद्दीन 1155 ईस्वी में दोस्तों गजनी पे आक्रमण कर बहराम शाह को पराजित कर देता है और 7 दिन बाद गजनी शहर में लूटपाट और महत्वपूर्ण भवनों को नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए हुसैन शाह जो दोस्तों उसे सोज यानी विश्व को जलाने वाला व्यक्ति कहा गया था। और इस प्रकार गजनी का अंत होता है और गोरों का उदय होता है। क्योंकि इससे पहले भी हम देखते हैं कि गजनी जो थे वो कहीं ना कहीं एक अपने अंतिम चरण के अंदर थे, और जिसका अंतिम चरण जो पूरा किसने किया था, गोरों ने किया था। और इन्हीं गोर के कारण या गोरों के कारण आपका क्या होता है, गोरी राज्य या गोर राज्य का यहाँ पे उदय होता है। अब दोस्तों आप देखिए कि ये जो मैप है ये 1148 से लेके आपका 1215 तक का है। ये जो मैप है 1148 से लेके 15 तक का है। ये इस वाला ये जो भाग है ये किसका है आपका, ये गौर साम्राज्य का है। ये किसका है दोस्तों, ये गौर साम्राज्य का है। ये गौर डायनेस्टी जो है, इस गौर डायनेस्टी को रिप्रेजेंट आपका कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद सजुलुकों की तरह अल सुल्तान और अल मोज की उपाधि जो है धारण की थी। उन्होंने सजलुकों के साथ खुरासन और मरव के कुशाल क्षेत्रों हेतु उनसे युद्ध किया, और गजनी की तरह अत्यधिक वित्तीय मांगों के कारण गोरी जो है वो खुरासान क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गई। जिस प्रकार से आपके महमूद गजनी के बारे में कहा जाता है कि धन प्राप्ति के लिए कहीं भी जा सकता था, कुछ भी कर सकता था, वैसे ही स्थिति अब किसकी हो गई, इन गोरों की हो गई। और जैसे इनकी स्थिति हुई तो इनका विरोध होने लगा, और जब विरोध होने लगा उस क्षेत्र में तो इन्होंने नया रास्ता ढूंढा, और नया रास्ता कौन सा था, भारत। और ये जो है वहां से किधर की तरफ आ गए, अब आपकी पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर इन्होंने विस्तार करना है वो शुरू कर दिया। अब आता है गयासुद्दीन मोहम्मद गौर। दोस्तों 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद गौर को गौर जो स्टेट था या गौर जो डायनेस्टी थी उसकी राजगद्दी प्राप्त होती है 1163 में। तुर्क जनजातीय व्यवस्था का पालन करते हुए अपने छोटा भाई मुहिजुद्दीन मोहम्मद को गजनी का शासक नियुक्त किया। अब तुर्कों के अंदर दोस्तों क्या थी, तुर्कों के अंदर एक सामाजिक व्यवस्था थी या एक पालन करना होता था कि उससे परिवार के जो सदस्य होते थे उसको भी राज्य में भागीदारी देनी होती थी। तो इसी का पालन करते हुए कुछ इसने मोहम्मद गौर ने अपने छोटा जो भाई था जिसका नाम मुहिजुद्दीन मोहम्मद था उसको गजनी का शासक बना दिया, और 1173 में मुइजुद्दीन मोहम्मद ने गजनी को जीत लिया। इसका भाई जो था उसने जीत लेता है, और इसका नाम सिहाबुद्दीन भी था। इस मुइजुद्दीन मोहम्मद का नाम क्या था, सिहाबुद्दीन भी इसको कहा जाता है। जिसका सिहाबुद्दीन का अर्थ होता है दोस्तों धर्म का ज्वलंत लक्षण होता है। इस अनोखी हिस्सेदारी के कारण दोनों में से एक भाई मुइजुद्दीन ने अपनी जो सारी शक्ति है वो कहां पे लगा दी दोस्तों, भारत की तरफ। क्योंकि वहां पे गौर क्षेत्र के अंदर उसका भाई जो बैठा था वो शासन अच्छी तरह से कर रहा था, जीत भी रहा था। तो जो आपका मोहम्मद गोरी जो था उसके लिए विकल्प क्या था, भारत था, और ताकि वो भारत पे पूरा ध्यान केंद्रित कर सके और भारत के क्षेत्रों को जीत सके। और इसी रणनीति के तहत मोहम्मद गोरी जो है भारत पे आपका आक्रमण करता है, भारत की तरफ बढ़ता है। ये पश्चिम एशिया की समस्याओं के समाधान हेतु लगा हुआ था, और गोरी जो है वो स्वतंत्र शासक होते हुए भी अपने आप को अपने बड़े भाई के अधीन मानता था। और 1203 में गयासुद्दीन की मृत्यु होने पर मोहम्मद गोरी ने मुइजुद्दीन जो है उसकी उपाधि ग्रहण की थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मोहम्मद गोरी जो था वो कभी भी आपका जो अपने आप को शासक नहीं मानता था, क्योंकि उसका भाई जो था बड़ा उसी को हमेशा वो शासक के रूप में देखता था। अब दोस्तों देखिए कि मोहम्मद बिन जो है मोहम्मद मुइजुद्दीन मोहम्मद जो है भारत पे अटैक करता है, उसके कौन कौन से स्रोत जो है वो हमें मिलते हैं। पहला दोस्तों आता है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी जो है वो मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखा था।
या इसको सिराज की कह सकते हैं। तबकात नासिरी जो है वो किसकी है? सिराज की। इसने सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासन काल में ये क्या था? मुख्य रूप से काजी था और अपना ग्रंथ तबकात नासिरी उससे समर्पित किया था। तबकात नासिरी पुस्तक जो है मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें इस जो शासन व्यवस्था है, इस गौर जो साम्राज्य की है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा जो तुर्की सल्तनत है कि आरंभिक इतिहास की 1260 तक की जानकारी जो है इसमें तबकात नासिरी में मिलती है। मिनहाज ने अपनी इस कीर्ति को गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित किया था, उसको समर्पित किया था। नेक्स्ट जो आता है वो आता है, इसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज रासो में मिलती है, क्योंकि महमूद गोरी जो था उसका आक्रमण 1191 और 1192 में किसके साथ होता है? आपका पृथ्वीराज के साथ में होता है। ये पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज का एक दरबारी कवि था दोस्तों, चंद बरदाई, और इसी चंद बरदाई ने इसकी रचना की। इस चंद बरदाई ने इसमें आपकी सभी लड़ाइयों की जानकारी इसमें दी थी। इसमें पृथ्वीराज की मृत्यु का वर्णन करता है और वर्णन करता है, यहाँ तक ये बताता है। और इसकी रचना जो है चंद बरदाई के पुत्र जाहला यानी जाहलड़ ने की थी। अधिकांश विद्वान ये मानते हैं दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज के समय की रचना नहीं है, बल्कि पृथ्वीराज के मृत्यु के बाद इसको रचा गया है। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ओरिजिनल जो पृथ्वीराज था, जो वास्तविक जो पृथ्वीराज रासो था, उसमें कुछ अंश जो है वो बाद में जोड़े गए हैं और इसको कुछ इतिहासकार जो है वो कपोल कल्पित ग्रंथ के रूप में भी मानते हैं। तो ऐसा कुछ जो है इसके बाद इसमें भी हमें देखने को मिलता है। तीसरा जो इसकी जानकारी का हमारे पास सोर्सेज है वो है दोस्तों ताजुल मासिर। ये आपकी निजामी दिल्ली पहुंचते हैं और घुरिद राजा मोहम्मद टू की हत्या के कुछ समय पहले 1260 में निजामी शुरू में दिल्ली में सदर के पद पर रहे थे और जब निजामी ने रोजगार की तलाश में थे तो उसके दोस्तों ने सुझाव दिया कि भारत के मुस्लिम विजय के इतिहास को संकलित किया जाए और कुतुबु अल दीन ऐबक की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए घुरिद का जो राजा था उसकी मृत्यु के तुरंत बाद कुतुबु अल दीन स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बनता है। ये किसकी मृत्यु के बाद? घुरिद की मृत्यु के बाद। और निजाम ने इस प्रकार शुरू किया, उनकी फारसी भाषा ताजुल मासिर दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास संकलन है, ताजुल मासिर। हालांकि ये पुस्तक जो है दोस्तों फारसी में लिखी गई थी, लेकिन ये बताती है कि निजामी का अरबी भाषा के ऊपर भी एक अच्छा आदेश था, अच्छा जो है प्रभाव था और अरबी की कविता और गद्य की अलकरंद शैली की विशेषता में इसको लिखा गया था। निजामी एक इतिहासकार की तुलना में अधिक कवि थे और उसके काम की कल्पना उड़ाने है। उदाहरण के लिए उन्होंने मध्य एशिया क्षेत्र में अजमेर के आसपास खिलने वाले मध्य एशियाई पौधों को दर्शाया। फिर भी उनकी पुस्तक जो है वो मध्यकालीन इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में आपकी दोस्तों यूज में ली जाती है। अब दोस्तों भारत पे गोरी जो आक्रमण करता है उसके रीजन क्या है? व्हाट इज द कोज ऑफ गोरी इन्वेजन या गोरी जो इन्वेजन है उसका कारण क्या है? पहली तो दोस्तों है कि साम्राज्य स्थापना। वो जो आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए कि जो आपका गजनी था, इस गजनी का उद्देश्य क्या था? केवल धन लूटना। और दूसरा छोटा मोटा जो उद्देश्य था वो था धर्म का प्रचार, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य की स्थापना करना। दूसरा जो है इसका कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तीसरा है धन प्राप्ति करना। चौथा है बड़े भाई को दिया गया वचन के पूर्व की ओर विस्तार करेगा उसको पूरा करना। तो ये मुख्य रूप से रीजन थे। अब दोस्तों आता है कि भारत पे आपका पहला जो आक्रमण है वो कब होता है? गोरी का गजनी को गोरी जो है का गजनी को 1173 ईस्वी में जीत लेने के बाद 1175 में मुल्तान पर पहला आक्रमण वो करता है और उसको कब्जा कर लेता है। उस समय यहाँ पे मुल्तान में करामातियों के नियंत्रण में था, जो उस समय भारत और ईरान की सीमाओं पर फैले थे और इनके धार्मिक
विचार जो थे करामातियों के, वो किसको मानते थे, बौद्ध धर्म को और इस्लाम धर्म को मिले जुले रूप में ये देखते थे। या तो पूरी तरह इस्लामी इस्लामी पद्धति को मानते ना पूरी तरह बौद्ध को मानते थे, बल्कि मिले जुले को मानते थे। इनको करामाती कहा जाता है। तो 1175 का पहला आक्रमण जो है वो उनकी तरफ से होता है। भारत में दूसरा आक्रमण दोस्तों 1178 में करता है और मुल्तान और उच्च होते हुए वो गुजरात के नहर वाला जो है वहां पे चढ़ाई करता है। किंतु गुजरात के शासक होता है उस समय मूलराज सेकंड, वो आबू पर्वत के निकट मुइजुद्दीन को बुरी तरह से पराजित कर देता है और मोहम्मद जो है भारत में पहली बार हारता है। इस जो युद्ध था ये मूलराज का, इसका नेतृत्व किया था उसकी विधवा मां नायिका देवी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1178 में जैसे ही मूलराज की मृत्यु होती है, भीम सेकंड जो है गुजरात का शासक बनता है। भीम सेकंड जो है वो आपका क्या बनता है, गुजरात का शासक बनता है दोस्तों। अब देखिए कि गौरी का भारत में किस तरह से आक्रमण होता है। ये देखिए आप दोस्तों, ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका देखिए मैप में कि यहाँ पे आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे गजनी और यहाँ पे खैबर दरा जिसको खैबर पास कहा जाता है, खैबर दरा, और यहाँ पे आपका गोमल दरा। और ये जो है ये भारत में आने के दो ही रास्ते थे, या तो खैबर दरा से होके भारत में आए या गोमल दरा से होके भारत में आए। ये गजनी से चलता है गोमल दरा और यहाँ मुल्तान पे आ जाता है। मुल्तान से वो उच्च की तरफ जाता है और उच्च से नीचे किसकी तरफ आता है, नीचे जो दोस्तों माउंट आबू गुजरात के अंदर आ जाता है। माउंट आबू गुजरात के अंदर वो आता है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर आपका गौरी जो है उनका प्रवेश होता है। अब दोस्तों दर्रे क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। दर्रे जो होते हैं वो क्या होता है, पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के जो प्राकृतिक मार्ग होते हैं, कि जैसे ये पहाड़ है और इनके बीच में कोई ये रास्ता है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, कृत्रिम रूप से आपका नहीं बनाया हुआ है, उसको हम दर्रा कहते हैं। गोमल दर्रा क्या है, गोमल दर्रा पाकिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है और सुलेमान पर्वतमाला के उत्तरी छोर पे ये स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 7500 फुट है। ये दर्रा फोर्ट सैंडमैन से 40 मीटर उत्तर है और ये प्रसिद्ध दर्रा खैबर तथा बोलन दर्रों के बीच में स्थित है। गोमल नदी के समांतर का मार्ग जो कि मुर्तजा डोमंडी से होता हुआ उत्तरी पश्चिमी जो है वहां पे आता है। तो कुल मिला के अगर दर्रों की बात करें दोस्तों, इसका ज्यादा हमें इसके बारे में ज्यादा में जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि भारत में जो भी आपके उत्तरी पश्चिमी भाग से आते थे, स्थलीय मार्ग से आते थे, वो इन दर्रों से होकर आते थे, जिसमें खैबर दर्रा, गोलन दर्रा और ये प्रमुख रूप से आपके जाने जाते हैं। अब दोस्तों देखिए तीसरा आक्रमण इसके बाद करता है गुजरात। गुजरात में उसको विफलता मिलती है और सारी योजनाएं वो त्याग देता है और 1179 यानी कि जो है इसमें पेशावर पे हमला करके गजनियों से पेशावर जीत लेता है। वो भारत में बाद में आक्रमण नहीं करता है। इसके बाद 1181 में फिर लाहौर पे आक्रमण करता है। 1186 में वो गजनी पर आक्रमण करता है, पांचवा और छठा जो आक्रमण है वो 1181 में लाहौर पर आक्रमण करता है। इस आक्रमण के बाद गोरियों और राजपूतों के मध्य संघर्ष का मंच जो है वो तैयार हो जाता है 1181 के बाद। दोस्तों देखिए वो एक दो आक्रमण जो है भारत पे करता है, उसके बाद गुजरात वाली में उसको हार मिलती है, फिर वापस से कहां पे चला जाता है, वहीं आपके आसपास पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों में वो क्या करता रहता है, अपनी शक्ति जो है उसको बढ़ाता रहता है, युद्धों की प्रैक्टिस करता रहता है। और सातवां जो आक्रमण है वो 1188 में तबर हिंद और 1191 में आपका भटिंडा के किले को जीत लेता है, जो कि तराइन युद्धों का प्रमुख कारण बनता है। बठिंडा का जो किला है उसको जैसे ही जीतता है पंजाब के अंदर, तो वैसे ही क्या हो जाता है, तराइन का जो आपका तराइन का युद्ध होना वो स्वाभाविक आपका हो जाता है।
अब दोस्तों देखिए तराइन के दो युद्ध हुए थे, पहला 1191 का और दूसरा आपका 1192 का। पहला 1191 का और दूसरा 1192 का। फर्स्ट युद्ध जो है वो सिंध और पंजाब में अपनी शक्ति जो है वो सुदृढ़ कर लेने के बाद 1191 में तबर हिंद किला उस पे आपका क्या करता है, आक्रमण करता है, और जिसका कि दिल्ली की सुरक्षा हेतु बड़ा सामरिक महत्व था, क्योंकि तबर हिंद किला जो था वो अगर पहले दिल्ली पे कोई शासक अटैक करता तो तबर हिंद किले का जो शासक था उससे उसको लड़ना पड़ता, उसका विरोध करना पड़ता, उसके बाद दिल्ली पे वो शासक कोई भी बाहर से आता वो आ पाता। लेकिन जब तबर हिंद किला ही आपके गोरियों के हाथ में आ गया तो अब उसकी सीमा जो है वो किससे छूने लगी, आपकी दिल्ली से। और दिल्ली जो है वहां पे कौन शासक था, पृथ्वीराज था, जिसे राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज थर्ड था। और इसके बीच 1191 में आपका हरियाणा के करनाल जिले में थानेश्वर के निकट, ये तराइन जो है वो कहां पे आपका हरियाणा के करनाल जिले के थानेश्वर के निकट इनकी तराई नामक स्थान पे दोनों की बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में दोस्तों आपका पृथ्वीराज जो है वो पूरी तरह से जीत जाता है और मोहम्मद गौरी जो है वो पूरी तरह से आपका हार जाता है तराइन के फर्स्ट वॉर में 1191 में। तो पृथ्वीराज जो है उसको खूब आपकी धन संपदा मिलती है और पृथ्वीराज जो है चारों तरफ पृथ्वीराज की जय जय होने लगती है। और इसका जो इफेक्ट है वो ये होता है कि पृथ्वीराज जो है उसका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जो मोहम्मद गौरी जो है उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। और उसके बाद मोहम्मद गौरी उठ के खड़ा होता है और ये सोचता है कि किस तरह से नेक्स्ट युद्ध करूंगा, तो कहीं ना कहीं जो पृथ्वीराज है उससे हार का बदला लूंगा। लेकिन पृथ्वीराज जो है वो इस युद्ध के बाद 1191 के बाद किसी भी तरह की तैयारी नहीं करते हैं, जिसका परिणाम जो ये होता है कि 1192 का युद्ध, नेक्स्ट ईयर जो युद्ध होता है उसमें हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब हम तराइन की बात करते हैं तो तराइन में आप जानते हैं कि 3 युद्ध हुए थे। तराइन के 2 युद्ध तो हमें पता है कि पहला 1191 का और दूसरा 1192 का, और दोनों ही एक ही व्यक्ति के साथ हुए थे, मोहम्मद गौरी के साथ और आपका पृथ्वीराज थर्ड के साथ। लेकिन एक तीसरा युद्ध भी दोस्तों यहाँ पे हुआ है और ये जो तराइन का थर्ड युद्ध है ये आपका हुआ था इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में। और इस युद्ध के दौरान इल्तुतमिश ने कुबाचा जो है उसको सिंध नदी में डुबो के मार दिया था और उसके लिए ये निर्णायक युद्ध जो है हुआ था। और उसके जीतने के बाद इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली का शासक बनता है। ये युद्ध हुआ था 1216। सेकंड तराइन युद्ध के लगभग आपके 24 साल बाद में ये थर्ड जो युद्ध हुआ था वो तराइन का थर्ड वॉर हुआ था। अब देखिए दोस्तों कि विजय के बाद पृथ्वीराज जो है वो क्या करता है कि पृथ्वीराज ने गौरी के साथ संघर्ष को मात्र एक सीमावर्ती लड़ाई जाना था। उसने जाना कि केवल एक सीमावर्ती लड़ाई थी, ये इधर से साम्राज्यवादी नीति के कारण आ रहा था, हमारी साम्राज्यवादी नीति के कारण, और बीच का युद्ध था, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। और इसी को सोच के पृथ्वीराज जो है वो आराम से बैठ जाता है, आराम जो फरमाने लगता है, अपनी खुशियां मनाने लगता है वहां पे। और यही जो पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य पृथ्वीराज पे ये आरोप लगाता है कि उसने राजकीय क्रियाकलापों की उपेक्षा की और आमोद और प्रमोद में व्यस्त रहने लगा। चाहे ये आरोप सही हो ना ही हो, लेकिन इतना तो अवश्य है कि उसने भविष्य के लिए कोई रणनीति जो है पृथ्वीराज जो चौहान है थर्ड आपका उसने तैयार नहीं की थी। ये क्योंकि ये हमें 1192 के युद्ध में देखने को मिल जाएगा। पृथ्वीराज के साथ में दोस्तों बाद में 1192 में आपका युद्ध होता है और पृथ्वीराज द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण करके इस प्रकार कन्नौज से जाना राजा जयचंद को बुरी तरह से कचोट रहा था। इसी बीच एक घटना होती है कि यहाँ पे पृथ्वीराज थर्ड जो है वो यहाँ पे जयचंद की पुत्री जो है, जयचंद की पुत्री संयोगिता उसका हरण करता है। और कहा जाता है कि संयोगिता जो थी उसने कहा था कि मैं विवाह करूंगा तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज के संग ही करूंगा, अदर किसी के नहीं। और वहां पे सभी जो शासक उसको बुलाया जाता है और पृथ्वीराज भी वहां पे चोरी से चले जाते हैं और एक मूर्ति होती है और उस मूर्ति के अंदर घुस जाते हैं। ये बात संयोगिता को पता थी और संयोगिता को जब वरमाला के लिए बोला जाता है तो वो मूर्ति के डाल देती है। ये देख के सारे अचंभित हो जाते हैं और धीरे से जो है
कहा जाता है कि पृथ्वीराज वहां से मूर्ति से निकलते हैं और अपने रथ पे बैठा के सहयोगिता का हरण कर लेते हैं। उसके बाद जयचंद जो है और पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ एक घटना बीच में आपको मैंने बताई है। दोस्तों अब क्या हुआ कि पृथ्वीराज जो है उसको समाप्त करने का मन किसने बनाया था? जयचंद ने बनाया। और जयचंद जो है उसने बनाया, और जयचंद ये चाहता था कि अगर पृथ्वीराज की हार हो जाए तो दिल्ली वाला जो शासन है वो किसके हाथ में आ जाएगा? वो जयचंद के हाथ में आ जाएगा। तो ये जो है षड्यंत्र इस प्रकार का जयचंद वहां पे करने लगा। कहा जाता है कि जयचंद ने अपना दूत जो है गोरी को भेजा था और उन्होंने आश्वासन दिया अगर वो आपके पृथ्वीराज पे आक्रमण करता है तो जयचंद उसकी सहायता करेंगे, मोहम्मद गोरी की। और गोरी जो है तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार बैठा था। और जब ये बात पृथ्वीराज को ये सूचना मिली कि गोरी एक बार फिर से युद्ध की तैयारी करने लग रहा है, तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसको पता भी चल गया था कि गोरी दोबारा आक्रमण कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी पृथ्वीराज ने गोरी को नेग्लेक्ट करने का काम किया। और उनके मित्र और उनके राजकवि चंद्रबरदाई ने अनेक राजपूत राजाओं से सैन्य सहायता का उस टाइम जब सेकेंड टाइम अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। और इस प्रकार से युद्ध जो है वो किसके पक्ष में चला जाता है? आपके मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी जो है सेकेंड वॉर में 1192 में आपके पृथ्वीराज को बुरी तरह से हरा देता है। वहां पे मिनास उस सिराज कहते हैं कि 12,000 सैनिक थे मात्र आपके इसके पास, गोरी के पास, जबकि पृथ्वीराज के पास 30,000 सैनिक थे। हो सकता है ये बातें जो है वो आपकी कपोल कल्पित हो, क्योंकि मिनाज खुद सिराज जो है वो कहीं ना कहीं अपने मोहम्मद गोरी को जो शासक है उसकी प्रशंसा करता है। कंठ मुक्त प्रशंसा करने के चक्कर में ये संख्या है वो आपकी गलत भी हो सकती है। दोस्तों आगे देखिए कि यहाँ पे भीषण युद्ध जो है वो आपका शुरू होता है। और पृथ्वीराज जो है वो बड़ी आक्रामकता से काम लेता है पहले तो, लेकिन लास्ट में जाते जाते पृथ्वीराज जो है वो आपका हार जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज से अधीनता स्वीकार करने के लिए कीवाम उल मुल्क नामक दूत को भेजा जाता है मोहम्मद गोरी की तरफ से। वहीं पृथ्वीराज की तरफ से खांडेराव जो है वो कहीं संधि करने का प्रयास करते हैं ताकि पृथ्वीराज का जो शासन है वो बचा रहे। तो उल मुल्क और खांडेराव जो दो व्यक्ति दूत के रूप में वहां पे जाते हैं और ये ही नेतृत्व है आपका इनका करते हैं। दूसरा, पृथ्वीराज की सेना जो है वो रात में आक्रमण नहीं करती थी, क्योंकि एक नियम था महाभारत में दोस्तों कि अगर रात में आक्रमण नहीं करेंगे, कि कोई व्यक्ति अगर सो रहा है तो उसमें रात में आक्रमण नहीं करेंगे। और ये नीति जो थी ये कहीं ना कहीं आपकी दुष्परिणाम साबित हुआ पृथ्वीराज के लिए, क्योंकि इस नीति के तहत क्या होता था कि तुर्क जो है वो रात में आक्रमण करते और उसके सैनिकों को मार देते थे, जबकि पृथ्वीराज जो है वो रात में आक्रमण नहीं करते थे। अब पृथ्वीराज की दोस्तों वहां पे हार होती है, पृथ्वीराज को पकड़ लिया जाता है। अब पृथ्वीराज की मृत्यु के संबंध में कुछ विचार हमारे पास आते हैं, जिसमें मिनाज उस सिराज कहता है कि उसको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के तुरंत ही उसकी हत्या कर दी जाती है। हसन निजामी कहते हैं कि उसको पकड़ के अजमेर लाया जाता है, जहां पे गोरी के अधीन कुछ वर्षों तक उसने शासन किया था। और उसकी इस बात की पुष्टि जो है संस्कृत ग्रंथ किस ला विधिवत मंदमस्सा से भी होती है। और पृथ्वीराज तृतीय के सिक्कों पर श्री मोहम्मद बिन साहब का होना ये दर्शाता है। ये बात कौन कहता है दोस्तों? हसन निजामी कहता है कि अगर जो आपके मोहम्मद गोरी जो है उसका नाम अगर पृथ्वीराज के सिक्कों पे मिलता है, इसका मतलब पृथ्वीराज ने वहां पे अधीनता स्वीकार की थी। तीसरा इसमें आता है पृथ्वीराज रासो कहता है कि गजनी ले जाया गया था। ये क्या कहता है? हसन निजामी अजमेर लाया गया था, ये कहता है तुरंत मार दिया। और ये कहता है कि गजनी ले जाएगा और वहां पे गोरी की हत्या जो है वो कर दी जाए, इसकी पृथ्वीराज की हत्या जो है कर दी जाती है। जयचंद का तो इससे भी बुरा हाल है, उन्होंने मार कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था।
और पृथ्वीराज की हार से गोरी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर और पंजाब और संपूर्ण भारतवर्ष पे वहां पे आकर जो अधिकार है वो हो गया था। भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना हो गई। अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बना देता है। गोरी वापिस कहाँ पे लौट जाता है? गजनी पे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध के मैदान में उनका आचरण, उनके रण कौशल और राजनीतिक कला दोनों के नाम पे एक धब्बा है। सॉरी। ये किसका है? ये पृथ्वीराज जो है उस पे कहते हैं। मोहम्मद गौरी जो है उसके अन्य अभियान दोस्तों, तराइन में युद्धों के हार के बाद समस्त जो चौहान साम्राज्य था वो गौरियों के अधीन हो गया। गौरी ने सतततापूर्ण नीति अपनाई और समस्त शिवालिंग जो क्षेत्र था यानी अजमेर का, उस पे अधिकार कर लिया और आधुनिक हिसार हरियाणा पे भी अधिकार कर लिया। इसके बाद वो अपने दास यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को नियंत्रण में छोड़ जाता है और ये पूरा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक लेता है और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आपकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। अजमेर में पृथ्वीराज के पुत्र को शासक नियुक्त कर दिया और 1192 में दिल्ली में विद्रोह दबाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार दिल्ली भी भारत के अब तुर्की अभियानों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई और तोमर राजा कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा रहा, लेकिन 1193 में राजद्रोही जो गतिविधियां हुई थी उसमें शामिल होने के कारण इसको हटा दिया गया। पृथ्वीराज का भाई होता है हरिराज, जो उस समय अजमेर पर शासन कर रहा था, उसको हरा दिया और अजमेर पे कब्जा कर लिया। अपनी पराजय का प्रायश्चित करते हुए हरिराज चिंता में जल के मर गया और पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को अजमेर से हटा के रणथंबोर का शासक बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से अजमेर में एक तुर्की जो है हाकिम आपका नियुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों 1194 का। दिल्ली और अजमेर में अपनी स्थिति सही करने पर कन्नौज के गढ़वाल राज्यों पर भी क्या किया था? इसने आक्रमण किया था और गढ़वाल उस समय देश का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता। 1194 ईस्वी में गोरी पुनः भारत की ओर प्रवृत्त होता है यानी आता है और उसका कड़ा मुकाबला जो है डोरो से होता है, क्योंकि उनका क्षेत्र भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और गोरी की सहायता करने के लिए जयचंद नहीं आया, जिसको गोरी ने अपमान माना। पहले हमने देखा था कि जब जयचंद ने अपने दूत भेजे थे और जयचंद ने यह कहा कि अगर पृथ्वीराज पे हमला करता है तो उसकी सहायता करेगा, लेकिन यहाँ पे वो 1194 में नहीं आता है, जिसका क्या हुआ कि गोरी जो था उसने अपना अपमान माना और इसी अपमान का बदला वो बाद में लेता है। 1194 में आपका 50,000 घुड़सवारों सहित गोरी कन्नौज और बनारस की ओर आधुनिक इटावा उत्तर प्रदेश चंदावर नामक स्थान पे युद्ध हुआ। और ये जो है क्योंकि पहले जयचंद जो है उसकी सहायता करने के लिए नहीं आता है और ये आपका कन्नौज का जो युद्ध होता है, चंदावर नामक जो युद्ध होता है, इसमें 80,000 सैनिक बताए गए थे और जयचंद की यहाँ पे हार होती है। मोहम्मद गोरी किले लूटता है, मंदिरों को लूटता है और चंदावर पे कब्जा होता है। गढ़वाल सिखों पर भी भारतीय चिन्ह लक्ष्मी और नागरी लिपि को अपनाया गया था, जैसा कि उन्होंने पृथ्वीराज के टाइम पे किया था। दोस्तों देखिए, तराइन का युद्ध और चंदावर के युद्धों ने तुर्कों की गंगा घाटी क्षेत्र में भी नींव डाल दी कि उत्तरी जो भारत था उसमें भी आपकी तुर्कों की हो गई। अब इस क्षेत्र में तुर्कों का विरोध करने वाला आपका कोई भी शासक जो है वो नहीं था जो कि तुर्कों का या वहां पे मोहम्मद गौरी का शासन कर सके। इसके उपरांत दोस्तों 1195 और 96 में बयाना के किले पर आक्रमण किया गया और कब्जा कर लिया। इसके उपरांत शक्तिशाली ग्वालियर जो एमपी का किला था वहां भी शक्ति कर लिया। कलिंजर और मोहब्बा और खुजराहो पर भी कर लिया। इसके उपरांत गुजरात और बिहार जो है उस पर भी प्रसार होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरे भारत पे आक्रमण का एक दौर जो है वो चला था मोहम्मद गौरी के काल में। मोहम्मद गौरी जो है उसने विस्तारवादी नीति अपना ली यहाँ पे और आप देखते हो कि इतने बड़े क्षेत्र पे आक्रमण करने और उसको जीतने के पीछे एक रीजन था कि वहां पे कोई भी शासक जो था उसका गठबंधन नहीं था, कोई भी शासक जो था वो एक दूसरे शासक की वहां पे सहायता नहीं कर रहा था। अब देखिए दोस्तों 1204 का समरकंद का युद्ध आता है आपका। 1204
1204 का समरकंद का युद्ध, गोरी ने 1204 में आपका समरकंद जो है वहां पे गैर जो मुस्लिम थे कराखानियों को तुर्कों के विरुद्ध आमू दरिया के निकट अद खुरई जो है उसके युद्ध में इसको हराता है। ये क्या करता है, इसके युद्ध में हराता है और पंजाब के खोखरों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए गोरी भारत की ओर पुनः आता है। 1206 का युद्ध, खोखरों को दबाने के लिए 1206 ईस्वी में वो इल्तुतमिश के सहयोग से गोरी की सेना ने उसको हरा दिया था। इल्तुतमिश से गोरी प्रभावित हुआ और अपने दास ऐबक को आदेश दिया कि वह इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दे। इल्तुतमिश ने अपने स्वामी ऐबक से पहले दासता से मुक्ति प्राप्त कर ली। ये 1206 का था। इसमें एक व्यक्ति था इल्तुतमिश, और आप देखोगे कि इल्तुतमिश भी क्या था, दास था, और ऐबक भी क्या था आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या था, दास था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उससे पहले दासता से मुक्ति प्राप्त कौन करता है, आपका इल्तुतमिश करता है। इसीलिए इल्तुतमिश जो है उसको दासों का दास कहा जाता है, क्योंकि ये किसका दास था, ऐबक का, और ऐबक किसका दास था, मोहम्मद गोरी का। इसलिए दासों का दास जो है वो आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है। दोस्तों देखिए, गोरी की हत्या जो है वो 12 मार्च 1206 को दमयक नामक स्थान पे सिंधु नदी के तट पर नमाज पढ़ते समय गोरी की हत्या कर दी गई थी, और जिसका श्रेय खोखरों को दिया जाता है। लेकिन कुछ कर्माती जाति के मुसलमानों को भी इसका कारण माना जाता है। मोहम्मद गोरी के दोस्तों कोई संतान नहीं था, और इस कारण दास जो है कुतुबुद्दीन ऐबक एक नए राजवंश गुलाम वंश की स्थापना करता है, जो 1206 की दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ माना जाता है। और इसी दिल्ली सल्तनत को जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसी दास कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे, देन उसके बाद जो है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इन तमाम तुगलक और जो आपके लोधी वंश है उनकी बात करेंगे, और फिर हम चले जाएंगे आपके मुगल काल में। अब दोस्तों देखिए, गोरी वंश का प्रभाव क्या क्या पड़ा भारत में। भारत में पहला प्रभाव इन्होंने सिक्के चलाए, जिसमें एक और कलीमा था जिसको कलमा कहा जाता है, कलमा खुदा रहता था, और दूसरी ओर लक्ष्मी और नदी की आकृति दिखाई देती है, जो हिंदू मुस्लिम सद्भावना को दर्शाती है, और सिक्के देहलीवाल सिक्कों के नाम से जाने जाते हैं। सर्वप्रथम भारत में एकता यानी जमीन देने की प्रथा गोरी ने चलाई थी, लेकिन संस्थागत स्वरूप जो है वो किसने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था। और इसकी कुछ जो हमें जो जमीन तैयार की गई थी वो किसने की थी, महमूद गजनी ने की थी। सूफी संतों का आगमन भी भारत में किसके काल में हुआ था दोस्तों, सूफी संतों का आगमन भी भारत में इसी गोरी के काल में हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इसके समय में ही भारत में आए थे। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो इसी व्यक्ति ने की थी, क्योंकि इसी का दास जो है बाद में जाके 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। अब दोस्तों देखिए, राजपूतों की हार यानी पृथ्वीराज तृतीय की हार के मुख्य रीजन क्या थे, या इसके अलावा और भी राजपूत थे उनके रीजन क्या थे। राजपूत शासकों में सहयोग और साहस जो था, राजपूत शासकों में सहयोग और साहस और बहादुरी का अभाव पाया जाता था, और तुर्कों ने लोहेर और काबू का प्रयोग किया था, जिसके कारण बिना घोड़े से सैनिक और भाले गिर जाते थे। और तुर्कों ने घोड़े और घुड़सवार जो थे वो बेहतरीन थे। हमने पहले भी बात की थी कि अरबों के और तुर्कों के घोड़े जो थे बेहतरीन थे, उनके पास युद्ध सामग्री जी थे वो बेहतरीन थी। उन्होंने नाल का प्रयोग किया था खूरों में, उन्होंने धनुष का प्रयोग किया था, और तुर्कों ने बराबरी और भाईचारे की भावना भी विद्यमान थी, जिससे एक दूसरे की सहायता करते थे, जो राजपूतों में नहीं देखी जाती है। भारतीयों में रूढ़िवादिता होने के कारण कली, वर्ज्य और उन देशों में जाना जो है वो मना था, और कहा जाता है कि मुंज घास पैदा होती है, अर्थात जो नमकीन समुद्र के पार जाना भारतीय जो है अपने हिंदू धर्म के अनुसार गलत मानते थे। तो ये कुछ रीजन थे जिनके कारण आपका इनकी हार होती है। तो दोस्तों आज हमने मोहम्मद गोरी की बात की और गोरी के आने की, और भारत में एक्सपेंड करने की अपने साम्राज्य को, और इसके साथ साथ जो 1192 और 1191 और 92 का युद्ध था, इसके बाद 1194 और 1195 के युद्ध थे, जिसमें जयपाल की हार होती है आपकी,
और इसके साथ साथ पृथ्वीराज की हार होती है और भारत पे क्या प्रभाव पड़ते हैं और किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत जो है उसका एक खाका तैयार होता है, वातावरण तैयार होता है, उसके बारे में इस लेक्चर में बात की है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।